यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। माय नेम इज़ कीर्ति। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो आपके अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सभी क्वेश्चन इमेज बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा गया है, उसका आंसर आप लोग जरूर देना। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर आपको अभी तक नहीं बताया, जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। तो टोगा RNA टोगा वायरस को लेके क्वेश्चन था। तो क्या कॉज है जो कर सकता है? बहुत सारे लोगों ने मम्स आंसर दिया, किसी ने रूबेला आंसर दिया है, बट उसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? वो है रूबेला वायरस, सॉरी रूबेला डिसीज कि जो टोगा वायरस RNA टोगा वायरस है वो क्या डिसीज क्रिएट कर सकता है? तो वो है रूबेला। तो यहाँ पर आज के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपके लिए भी दिया हुआ है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना। साथ ही साथ हमारे चैनल पर प्रीवियस पेपर भी हैं, इसके जो भी अलग अलग स्टेट वाइज पेपर हुए होंगे वो सभी आपको यहाँ पर बिफोर एग्जाम अपलोड कर दिए जाएंगे। मोर देन 25 क्वेश्चन पेपर रहेंगे। कुछ क्वेश्चन पेपर में 200 MCQs हैं, तो उनको दो पार्ट में रखा जाएगा। उसमें 100 है तो एक ही पार्ट में पूरा पेपर है जो डिस्कस कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी लोग उन पेपर्स को परचेस करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इंस्टा मौजू पर जो मेडिकल एंड नर्सेस सब स्टोर है वहाँ जाके पेपर को ले सकते हैं यूएस। साथ ही साथ जिनका अपकमिंग UP NHM स्टाफ नर्स के लिए पेपर होने वाला है, उनके लिए भी सीरीज अवेलेबल है, तो आप उसके लिए भी उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज के क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन इमेज बेस्ड रहेंगे और विथ सेशनल के रहेंगे, जिससे आपके अपकमिंग एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। और जो टुमारो मैंने पेपर अपलोड किया था वो था एम्स जोधपुर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट का पेपर, तो उसमें 200 MCQs थे। तो पार्ट फर्स्ट में ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे। आज सेकंड पार्ट भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। जो भी लोग नए हैं यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे कभी भी वीडियोस अपलोड होते हैं आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोस को देख सकें। और ऑलरेडी 2016, 17, 18, 19, 20 के पेपर ऑलरेडी अपलोडेड हैं इस चैनल पर। आप प्लीज़ जो एम्स के प्रीवियस पेपर की प्लेलिस्ट है वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। और रिसेंट में जो छूटे हुए पेपर हैं जो पहले अपलोड नहीं हो पाए वो भी यहाँ पे अपलोड कर दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टाइप ऑफ ग्राफ्ट इज शोन इन द इमेज। तो यहाँ पर एक इमेज दिख रही है जिसमें आपको बताना है कि जो ग्राफ्टिंग है वो किस टाइप की है। ऑप्शन में है आइसोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट या फिर जीनोग्राफ्ट। तो ग्राफ्टिंग बताना है यहाँ पर एनिमल्स ऑर्गन को किसी ह्यूमन बीइंग में ट्रांसप्लांट किया जाता है कि डिफरेंट स्पीसीज है, जो डोनर क्या है कुछ दूसरी स्पीसीज का है, प्रजाति का है, जो कि मैमल्स में ह्यूमन बीइंग में इसका ऑर्गन है जो डोनेट किया जाना है। स्पीसीज डिफरेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जब जो ट्रांसप्लांटेशन होता है दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में होगा तो वो किस टाइप का ट्रांसप्लांटेशन कहलाएगा। ऑप्शन में है आइसोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट या फिर जीनोग्राफ्ट। तो यहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है क्या है, जीनोग्राफ्टिंग और जीनोग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि इसमें जीनोग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन होगा, इसमें कोई डिफरेंट स्पीसीज है जो किसी दूसरी स्पीसीज के लिए ऑर्गन, स्किन या फिर टिश्यू क्या होगी, डोनर करेगी। यहाँ पर ये देखिए एक इमेज दी हुई है, यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट का मतलब है कि फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट, मतलब कि आप ही की बॉडी के जो पार्ट्स हैं आपके ही बॉडी में यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे स्किन ग्राफ्टिंग होनी है तो आपके थाई की स्किन को फेस पे यूज़ किया जा सकता है, ट्रंक टू आर्म में दिया जा सकता है। तो इस तरीके से क्या ऑटोग्राफ्ट, आप ही सेम पर्सन की ही टिश्यूज़ या फिर स्किन कुछ भी लेके उसी की बॉडी में ग्राफ्टिंग करना क्या है, ऑटोग्राफ्ट। दूसरा आता है आइसोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट में जब दो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, चाहे वो मोनोजाइगोटिक हो या फिर इनवर्ट स्ट्रेन के ट्विंस हो, तो आइडेंटिकल ट्विंस के बीच में जो जेनेटिकल आइडेंटिकल ट्विंस हैं उन दोनों के बीच में जो ग्राफ्टिंग होगी, एक डोनर बन जाएगा दूसरा रेसिपिएंट बन जाएगा, तो किस टाइप की ग्राफ्टिंग कहलाएगी, आइसोग्राफ्ट। थर्ड आता है एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट का मतलब है कि सेम स्पीसीज के दो अलग अलग मेंबर बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज, मतलब कि दो अलग अलग लोग हैं, मान लीजिए कि मैं हूँ या फिर कोई अदर पर्सन है, ना तो हम एक दूसरे को जानते पहचानते हैं बट ना ही हम कोई रिश्तेदार हैं,
बट स्पीसीज सेम है, मानव प्रजाति ही है, उन दोनों के बीच में जो ग्राफ्टिंग होगी वो क्या कहलाएगी? एलोग्राफ्टिंग। जीनोग्राफ्ट का मतलब होता है कि स्पीसीज ही बदल जाए, कोई एनिमल यूज़ कर लिया जाए, मंकी टू मैन हो जाए, पिग टू मैन हो जाए, मैन टू पिग हो जाए, इस तरीके से बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज का मतलब होता है जीनोग्राफ्टिंग। तो आई होप आपको चारों ग्राफ्टिंग समझ में आ गई हो। ऑटोग्राफ्ट का मतलब है कि आप ही की ऑन बॉडी है जो यूज़ की जाएगी, वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। आइसोग्राफ्ट में बिटवीन द टू आइडेंटिकल ट्विंस के बीच में ग्राफ्टिंग की जाएगी। थर्ड आता है एलोग्राफ्ट, मतलब कि सेम स्पीसीज के दो अलग अलग लोग, बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज, तो ये क्या है? एलोग्राफ्टिंग। फिर आता है जीनोग्राफ्ट। जीनोग्राफ्ट का मतलब होगा कि बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, यहाँ पर स्पीसीज ही बदल जाती हैं, मंकी टू मैन हो सकता है, पिग टू मैन हो सकता है, मैन टू पिग हो सकता है। और जीनोग्राफ्ट का पहला किडनी ट्रांसप्लांटेशन केस अभी रिसेंट में ही हुआ है, आपने हो सकता है न्यूज़ में पढ़ा हो। वो ग्राफ्टिंग किस टाइप की? जीनोग्राफ्टिंग, जो कि फुली सक्सेसफुल रही है, जिसमें अभी तक स्किन और अदर ऑर्गन यूज़ किए जाते हैं, बट किडनी ट्रांसप्लांटेशन वर्ल्ड में पहली बार, विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पिग की किडनी को लेके किसी ह्यूमन बीइंग में ट्रांसप्लांट किया गया हो और वो नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हियरिंग एड डिवाइस शोन इन द इमेज। यहाँ पर एक इमेज में एक हियरिंग एड डिवाइस दिख रही है, तो इसका नाम क्या है? ऑप्शन में इन द ईयर हियरिंग एड, बॉडी बॉर्न हियरिंग एड, बिहाइंड द ईयर हियरिंग एड, या फिर इंटीग्रेटेड हियरिंग एड, आई इंटीग्रेटेड हियरिंग एड। तो यहाँ पर इस डिवाइस का नाम बताना है, जो कि एक हियरिंग एड डिवाइस है। तो यहाँ पे आपको इसका नाम बताना है। ऑप्शन में इन द ईयर हियरिंग एड, बॉडी बॉर्न हियरिंग एड, बिहाइंड द ईयर हियरिंग एड, या फिर आई इंटीग्रेटेड हियरिंग एड। तो डिवाइस यहाँ पे दिख रही है, क्या है? ये है बॉडी बॉर्न हियरिंग एड। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कान में जो यहाँ का ईयरफोन ही लगाए रहेंगे और माइक को हाथ में पकड़े रहते हैं, पॉकेट में रख लेते हैं, तो क्या है? बॉडी बॉर्न हियरिंग एड। इसको पॉकेट हियरिंग एड भी कहते हैं। क्या है? बॉडी बॉर्न हियरिंग एड। अब जो अदर ऑप्शन है, इन द ईयर बिहाइंड एड, कान के पीछे की तरफ से जो लगाए जाते हैं, इन द ईयर हियरिंग एड। तो ये क्या है? कान के अंदर ही जो छोटे छोटे हियरिंग एड यूज़ किए जाते हैं सुनने के लिए, वो है। फिर आता है बिहाइंड द हियरिंग एड, जो कान के पीछे की तरफ आपने पहले लोग लगाए रहते थे, तो वही बिहाइंड द ईयर हियरिंग एड। फिर आता है आई हियरिंग एड। आई हियरिंग एड और आई इंटीग्रेटेड हियरिंग एड का मतलब है कि आपके जो चश्मे हैं उसी के साथ में हियरिंग एड भी अटैच कर दिए जाते हैं। तो क्या है? आई हियरिंग एड और आई इंटीग्रेटेड हियरिंग एड। तो यहाँ पर जो चार इमेज है याद रखना है। फर्स्ट क्या है? बॉडी बॉर्न हियरिंग एड, जो एक पॉकेट हियरिंग एड के नाम से भी हम जान सकते हैं इसको। हाथ में आप इसको पकड़े रहेंगे और कान में जो छोटे छोटे माइक्स वो होंगे, ईयरफोन होंगे, वो आप लगाए रहेंगे। तो क्या हो गया? बॉडी बॉर्न हियरिंग एड। फिर आता है इन द ईयर हियरिंग एड, कान में आपको पहनना है। थर्ड आता है बिहाइंड द ईयर, कान के पीछे। और चौथे पे है आई हियरिंग एड। नेक्स्ट इज कीगल एक्सरसाइज इज डन टू। तो जो कीगल एक्सरसाइज है वो क्यों की जाती है? ऑप्शन में है प्रमोट द फ्लूइड इनटेक, स्ट्रेंथनिंग ब्लैडर मसल टोन, प्रिवेंट फ्रॉम यूरिनरी इन्फेक्शन, या फिर असिस्ट इन टॉयलेटिंग। जो कीगल एक्सरसाइज हैं क्यों की जाती हैं? कीगल एक्सरसाइज प्रेगनेंसी में मोस्टली परफॉर्म करने को कहते हैं डॉक्टर। तो उसके अलावा भी दूसरी चीज़ में क्यों की जाती हैं कि कीगल एक्सरसाइज कीजिए? तो इनका जो मेन काम होता है ब्लैडर मसल टोन को स्ट्रेंथ करना, पेल्विक मसल फ्लोर को मजबूत बनाना। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम जाएंगे तो इनका आंसर क्या होगा? स्ट्रेंथनिंग द ब्लैडर मसल टोन। ब्लैडर मसल टोन, पेल्विक फ्लोर मसल्स क्या होंगी? स्ट्रॉन्ग होंगी। तो आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ब्लैडर है और जो अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे, जिससे उनके प्रोलैप्स होने के चांसेस कम होंगे, यूरिन इनकंटिनेंस की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सभी किसके लिए हेल्पफुल है? पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज भी कहलाती है कीगल एक्सरसाइज। तो क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? स्ट्रेंथनिंग द ब्लैडर मसल टोन। तो यहाँ पर ना तो फ्लूइड इनटेक को प्रमोट कर रही है, ना यूटीआई को प्रिवेंट करेंगी, ना ही टॉयलेट में असिस्ट करेंगी, बट ये क्या करेंगी? ब्लैडर मसल टोन को क्या करेंगी? स्ट्रेंथनिंग करेंगी, स्ट्रॉन्ग बनाएंगी, जिससे यूरिन कंटिनेंस की प्रॉब्लम है जो नहीं होगी। नेक्स्ट इज मेडिकल जेनिकुलेट्स बॉडी फॉर्म अ पार्ट ऑफ।
क्वेश्चन एग्जाम में आया था। मेडिकल जेनिकुलेट बॉडीज फॉर्म अ पार्ट ऑफ, तो मेडिकल जेनिकुलेट बॉडीज है कौन सा पार्ट बनाएंगी? लिम्बिक सिस्टम, मोटार सिस्टम, ऑडिटरी सिस्टम या फिर विजुअल पाथवे। तो यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन है जो क्लियर होंगे यहाँ से। मेडिकल जेनिकुलेट बॉडीज तो ये कहाँ पे पाई जाती हैं, तो कौन सा पार्ट बनाती हैं? तो ये बनाती हैं ऑडिटरी सिस्टम। जो दो टाइप की बॉडी होती है, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी जो कि किस पार्ट को बनाती है? ऑडिटरी पाथवे को। दूसरी होती है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी जो कि क्या करती है? विजुअल पाथवे को। दोनों याद रखना है आपको, दोनों थैलेमस से ही कनेक्ट रहेंगे। बट यहाँ पे आपको दो चीज़ याद रखना है कि यदि मीडियल जेनिकुलेट बॉडी पूछते हैं तब आपको मार्क करना है ऑडिटरी पाथवे, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी पूछते हैं तब विजुअल पाथवे। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, बट यहाँ पर आपके लिए जो चीज़ याद रखना है वो ये है कि जो बॉडीज़ हैं लेटरल कहाँ पाई जाएंगी? तो पाई जाएंगी आइस के लिए, विजुअल पाथवे के लिए। और मीडियल जेनिकुलेट होगी किसके लिए रहेंगी? होंगी ऑडिटरी सिस्टम के लिए। नेक्स्ट है ऑल आर द फीचर्स इंडिकेटिव ऑफ फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस ऑफ न्यूबॉर्न बेबी एक्सेप्ट, तो सभी बेबी में फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होने के क्या है? इंडिकेशन है, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में इट फेड्स बाय 7th डे ऑफ लाइफ, इट पीक्स बाय 3rd डे ऑफ लाइफ, इट अपीयर्स बिफोर अटेनिंग 24 आवर ऑफ एज, या फिर इट अपीयर्स आफ्टर अटेनिंग 24 आवर ऑफ एज। तो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस के सभी इंडिकेटर हैं, साइन है बेबी में, किसी एक को छोड़कर। न्यूबॉर्न बेबी में जो फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल जॉइंटिस होते हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है, एक्सेप्ट में क्वेश्चन है कि फिजियोलॉजिकल के सभी इंडिकेशन है किसी एक को छोड़कर, तो यहाँ पे आपको पैथोलॉजिकल जॉइंटिस का इंडिकेशन फाइंड आउट करना होगा। ऑप्शन में है कि इट्स फेड्स बाय 7th डे ऑफ लाइफ, मतलब कि होने के अपने आप ही 7 दिनों के बाद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इट पीक्स बाय 3rd डे ऑफ लाइफ, मतलब कि जो जॉइंटिस की कंडीशन होगी, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस की कंडीशन होती है यदि बेबी में, तो तीसरे दिन क्या होगा? पीक पर होगा, सबसे हाईएस्ट बिलीरुबिन लेवल इसी दिन बढ़ेगा। इट अपीयर्स बिफोर अटेनिंग 24 आवर ऑफ एज, ये जन्म के पहले जो 24 घंटे हैं तभी होगा। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन में है कि इट अपीयर्स आफ्टर अटेनिंग 24 आवर ऑफ एज, जब बच्चा 24 घंटे का हो जाता है उसके बाद होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कि इट अपीयर्स बिफोर अटेनिंग 24 आवर ऑफ एज। तो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस के सभी इंडिकेशन है किसी एक को छोड़कर। तो जब भी फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होता है जनरली वो 24 और 48 आवर के बाद ही बेबीज में शो होगा, ना कि बिफोर 24 आवर के। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सी। यहाँ पर ये देखिए दो इमेज दी हुई हैं छोटी छोटी, एक है फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस, दूसरा है पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस में जनरली जब बेबीज डिलीवर होते हैं उसके बाद उनकी बॉडी में क्या होगा? आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत फास्ट होने लगता है। तो ये नॉर्मली कब होगा? 24 आवर के बाद, 24 घंटे के बाद सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो धीरे धीरे बॉडी से क्या होंगी? बाहर निकलेंगी, फर्स्ट होगी। बट इन केस कोई इंटरनल प्रॉब्लम हुई तो आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो बाहर बिलिरुबिन फॉर्मेट हो रहा है जो बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, तब कोई अदर हेमाटोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, तब बिलिरुबिन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा। और ये बेबी के बिफोर 24 आवर पैदा हुआ है उसके 24 आवर के अंदर ये सिचुएशन होती है, तब वो होगा पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं हम। तो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस हमेशा अपीयर्स आफ्टर 24 आवर ऑफ बर्थ, जब बेबी डिलीवर हो जाता है उसके 24 घंटे के बाद ही देखने को मिलेगा। टोटल बिलिरुबिन राइसेस बाय लेस देन 5 mg पर DL पर डे, तो जो टोटल बिलिरुबिन लेवल होगा वो 5 mg पर DL से ज़्यादा नहीं होगा एक दिन में। मैक्सिमम इंटेंसिटी बाय द 4th और 5th इन टर्म एंड 7th डे इन प्रीटर्म। मैक्सिमम इंटेंसिटी और पीक लेवल की बात की जा रही है, तो चौथे और 5वें दिन पर जो टर्म बेबीज हैं जो 37 वीक के बाद डिलीवर हुए हैं उनमें होगा चौथे और 5वें दिन में। जो प्री टर्म बेबी है जो बिफोर 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के डिलीवर हो गए हैं उनमें 7th डे में। फिर आता है सीरम लेवल लेस देन 15 mg पर DL, क्लिनिकली नॉट डिटेक्टेबल आफ्टर 14 डेज, 14 दिनों तक तकरीबन पता भी नहीं चलता है कि जॉइंटिस है भी या नहीं। फिर आता है पैथोलॉजिकल जॉइंटिस, यदि बच्चे में जॉइंटिस डिलीवर होने के 24 घंटे के अंदर ही देखने को मिलता है तब वो सिचुएशन होगी पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। इसमें बिलिरुबिन लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई होगा कि मोर देन 5 mg पर DL से ज़्यादा जाएगा। सीरम बिलिरुबिन भी मोर देन 15 mg होगा। जॉइंटिस
परसिस्टिंग आफ्टर 14 डेज, 14 दिनों के बाद तक रहेगा। स्टूल कलर स्टूल क्ले होगा, वाइट कलर्ड एंड यूरिन स्टेनिंग येलो स्टेनिंग क्लॉथ्स रहेंगे बच्चे के। डायरेक्टली बिलिरुबिन लेवल होगा वो कितना होगा, मोर देन 2 mg/dl। तो यहाँ पे आपको दोनों में बेसिक डिफरेंस याद रखना है कि कौन कब होगा और क्यों होगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो जब जॉइंटिस होता है न्यूबॉर्न बेबी में तो कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, तो फोटोथेरेपी मशीन है जो यूज़ की जाती है जॉइंटिस ट्रीटमेंट में बेबीज़ के लिए। फोटोथेरेपी मशीन की इमेज याद रखना है, एग्जाम में आपको हो सकता है मशीन दे के पूछे। न्यूबॉर्न के लिए ट्रीटमेंट, न्यूबॉर्न जॉइंटिस ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होती है, तो इसका नाम क्या है, तो फोटोथेरेपी। और जब फोटोथेरेपी की जाती है बच्चों में तो उनके जेनाइटल एरिया और जो आईज हैं उनको कवर अप किया जाता है। नेक्स्ट इज इन द इमेज अ नर्स प्रैक्टिशनर शोइंग सम प्रोसीजर रिगार्डिंग इनहेलर विच मेथड इज यूज्ड बाय अ नर्स। तो यहाँ पर इमेज दी हुई है, एक नर्स क्या किए हैं, इनहेलर को पकड़े हुए हैं। तो किस टाइप का प्रोसीजर आपको बता रही है, डेमोन्स्ट्रेशन करके बता रही है, पैनल डिस्कशन कर रही है, डिस्कशन कर रही है कि लेक्चर दे रही है। तो यहाँ पर इमेज देख के आप समझ सकते हैं। और एक क्वेश्चन और बनता है कि यदि किसी को आप इनहेलर यूज़ करना बताते हैं तो आप उसको कैसे बताएंगे, डेमोन्स्ट्रेट करके, पैनल डिस्कशन करके, डिस्कस करके, या फिर लेक्चर देके। तो सबसे अच्छी चीज़ होती है जब आप किसी के लिए स्पेशली कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना सिखा रहे हो, इनहेलर बता रहे हो या फिर हियरिंग एड्स बता रहे हो, इन सभी चीज़ों में आप डेमोन्स्ट्रेशन करके बताते हैं, तब वो पर्सन ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा, उस चीज़ के लिए समझेगा। तो यहाँ पर सेम थिंग है, यदि इनहेलर यूज़ किया जा रहा है तो वो कौन सी मेथड शो कर रही है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। नेक्स्ट इज इन दैट इमेज यू कैन सी अ नोज ब्लीडिंग पेशेंट और एपिस्टैक्सिस, ऑल मेजर्स शुड बी परफॉर्म्ड फॉर स्टॉप ब्लीडिंग एक्सेप्ट। तो नोज ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है, एपिस्टैक्सिस, नाक से ब्लड का आना नोज ब्लीडिंग कहलाता है। तो उसमें सभी मेजर्स परफॉर्म किए जाएंगे स्टॉप करने के लिए ब्लीडिंग को, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में अलाउइंग पेशेंट टू स्नीज, अप्लाइंग प्रेशर बाय पिंचिंग द नोज, अप्लाइंग आइस ओवर द नोज, कीपिंग द पेशेंट इन सिटिंग पोजिशन विद द नेक फ्लेक्स्ड। नोज ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हम सब करेंगे किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर इमेज आप याद रख, हो सकता है आपको डायरेक्ट इमेज दे दो, पूछे कि ये है क्या, तो ये नोज ब्लीडिंग और एपिस्टैक्सिस। तो यहाँ पर जब नोज ब्लीडिंग हो रही है तो हम उसको स्टॉप कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना है, नाक के ऊपर प्रेशर लगाना होगा, अप्लाइंग प्रेशर बाय पिंचिंग द नोज, आइस ओवर द नोज एंड कीपिंग द पेशेंट इन सिटिंग पोजीशन विद द नेक फ्लेक्स। जो गर्दन है उसको फ्लेक्स पोजीशन में रखवा के नीचे की तरफ पर्सन को बिठाना होगा। बट जो हमें नहीं करना है वो क्या होगा, अलाउइंग पेशेंट टू स्नीज, इससे और ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ए, अलाउइंग पेशेंट टू स्नीज। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई दिस ट्यूब शोन बिलो। तो यहाँ पर इमेज में एक ट्यूब दिख रही है, इस ट्यूब को आपके लिए बताना है। ऑप्शन में फ्रैक्का ट्यूब, आईवी-सेट, रायल्स ट्यूब या फिर सेंगस्टन ट्यूब। तो यहाँ पर इमेज में जो ट्यूब आपको दिख रही है कौन सी ट्यूब है, इसका नाम क्या है, तो इस ट्यूब का नाम है सेंगस्टन ट्यूब। और ये सेंगस्टन ट्यूब क्या करती है, ईसोफेगस और स्टमक में यदि ब्लीडिंग होती है तो उसको स्टॉप करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर, पहले आपने ट्यूब देखी, ठीक है, सेंगस्टेकन ट्यूब। द सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब इज रेड ट्यूब यूज टू स्टॉप और स्लो ब्लीडिंग फ्रॉम द ईसोफेगस एंड स्टमक। स्टमक और ईसोफेगस में भी ब्लीडिंग होती है तो उसको स्टॉप करने के लिए, स्लो करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। द ब्लीडिंग इज टिपिकली कॉज्ड बाय गैस्ट्रिक और ईसोफेगल वेरिसेस which events are that swollen from obstructed blood flow। तो यहाँ पर क्या होगा कि गैस्ट्रिक और ईसोफेगल वेरिसेस में ब्लीडिंग होती है, इसके कारण जो वेंस क्या होंगी, स्वॉलो हो गई है, वेंस में स्वेलिंग आ गई है, तो वहाँ से ब्लड फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन होगा। उसी के लिए सेंगस्टेकन ट्यूब है जो यूज़ की जाएगी। इसके 3 पार्ट होंगे, गैस्ट्रिक बलून पोर्ट, गैस्ट्रिक एस्पिरेशन पोर्ट एंड ईसोफेगल पोर्ट। यहाँ पे आप इमेज में भी ये देख सकते हैं, 3 पोर्ट हैं इसके। जो लास्ट में है यहाँ पर वो क्या है, गैस्ट्रिक कंटेंट एस्पिरेशन ओपनिंग। और जो गैस्ट्रिक बलून है यहाँ पर इसको क्या कर दिया जाता है, इन्फ्लेट कर दिया जाता है। ईसोफेगल बलून है, देन आफ्टर गैस्ट्रिक बलून, जिसको इन्फ्लेटेड ईसोफेगल बलून भी कहा जाता है। तो ये ट्यूब है सेंगस्टन ट्यूब, आप या तो इसका यूज़ पूछ सकते हैं, तो क्या है,
ईसोफेगल स्टमक ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए या फिर स्लो करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। 3 पोर्ट होते हैं ईसोफेगल पोर्ट, यहाँ से हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे कितना प्रेशर यूज़ करना है। गैस्ट्रिक बलून पोर्ट, गैस्ट्रिक एस्पिरेशन पोर्ट। नेक्स्ट इज हाउ शुड अ नर्स एडमिनिस्टर एन आयरन इंजेक्शन टू एन एडल्ट। तो आयरन इंजेक्शन यदि हमें किसी एडल्ट को एडमिनिस्टर करना है तो कौन सी मेथड से करेंगे। ऑप्शन में इंट्राडर्मल इन द फोरआर्म, सबक्यूटेनियस इन द आर्म, जेट्रैक इंट्रामस्कुलर इन द ग्लूटियल, इंट्रामस्कुलर इन डेल्टॉइड मसल। तो जो हमें आयरन इंजेक्शन एडमिनिस्टर करना है तो सबको पता है कि आयरन इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर रूट से एडमिनिस्टर किए जाते हैं। बट जब भी हम आयरन इंजेक्शन एडमिनिस्टर करते हैं तो टिश्यूज़ में इरिटेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उस इरिटेशन को हम बचाने के लिए जो मेडिसिन है, आयरन मेडिसिन है, उसको लीकेज होने से बचाने के लिए जब हम जो मेथड अपनाएंगे वो क्या होगी, जेट ट्रैक मेथड। और जेट ट्रैक मेथड में हम क्या करेंगे, इंट्रामस्कुलर जो मेडिकेशन दी जाती है और ऐसी मेडिकेशन जेट ट्रैक टेक्निक से दी जाती हैं जो इरिटेशन क्रिएट कर सकती हैं टिश्यूज़ में, इसीलिए जेट ट्रैक मेथड को अपनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, जेट ट्रैक इंट्रामस्कुलर इन द ग्लूटियल मसल्स। यहाँ पर आपका आंसर होगा सी। और जेट ट्रैक मेथड क्यों अपनाई जाती है, ताकि टिश्यूज़ में मेडिकेशन लीकेज ना हो पाए, मेडिकेशन के अलावा टिश्यूज़ में इरिटेशन ना हो, तो उसके लिए जेट ट्रैक मेथड को अपनाया जाता है। आयरन नहीं बहुत सारी ऐसी मेडिकेशन है जिनको हम जेट ट्रैक मेथड के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट इज बेस्ट मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन ईयर ड्रॉप इन इन्फेंट इज टू पुल द ईयर। तो यदि आप इन्फेंट में ईयर ड्रॉप एडमिनिस्टर करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं, जो कान में दवाई डालते हैं, हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन की प्रोसेस है, ईयर ड्रॉप यदि हम बेबी के कान में इंस्टॉल करते हैं तो किस तरीके से बेबी के ईयर को पकड़ेंगे, पुल करेंगे। ऑप्शन में है डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, अपवर्ड एंड बैकवर्ड, बैकवर्ड एंड अपवर्ड। जो बेस्ट मेथड होगी इंस्टॉलेशन ऑफ ईयर ड्रॉप इन इन्फेंट। यदि लेस देन 3 ईयर पूछते हैं तब डिफरेंट मेथड होगी, मोर देन 3 ईयर पूछेंगे तब डिफरेंट मेथड होगी। लेस देन 3 ईयर के बच्चे में यदि पूछते हैं तब क्या आपको बताना है, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। पिन्ना को आप पहले नीचे की तरफ खींचेंगे देन अपवर्ड करेंगे। तो ये क्या होगी, इन्फेंट में और लेस देन 3 ईयर एज ग्रुप के बच्चों में। यदि मोर देन 3 ईयर एज ग्रुप में पूछते हैं तब हमें अपवर्ड एंड बैकवर्ड बताना है। बट यदि यहाँ पर लेस देन 3 ईयर और इन्फेंट पूछते हैं तब डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। नेक्स्ट इज लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई। तो यहाँ पर इमेज दी हुई है, इसको देख के आपको पहचानना है कि ये है क्या। ऑप्शन में है फोटोथेरेपी, रेडिएंट वार्मर, हीटर या फिर एक्सरे मशीन। तो यहाँ पर जो इमेज दी हुई है ये है क्या, आपने लेबर रूम में रखा हुआ देखा होगा, पीडियाट्रिक यूनिट में रखा देखा होगा। तो यह रेडिएंट वार्मर, बेबीज को वार्म रखने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो क्या है, वार्मर है यहाँ पर, रेडिएंट वार्मर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, रेडिएंट वार्मर। तो ये कौन सी मशीन है, रेडिएंट वार्मर। फोटोथेरेपी डिफरेंट रहेगी जिसमें जो एलईडी बल्ब्स लगे हुए होंगे, बट यहाँ पर ये क्या है, रेडिएंट वार्मर। नेक्स्ट इज विच साइन इज सीन इन दिस इमेज। यहाँ पर आप एक इमेज देख रहे हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा साइन देखने को मिल रहा है। ऑप्शन में होमन साइन, ब्रुजिन्स्की साइन, चॉपस्टिक साइन या फिर ट्राउजी साइन। तो इस इमेज को देख के आपको बताना है कि ये कौन सा साइन है। यहाँ पर किसी ने इस पर्सन के कान के यहाँ पिंच किया है तो उसका फेस आप देख सकते हैं। तो ये जो साइन है यहाँ पर है चॉपस्टिक साइन। कौन सा साइन है, चॉपस्टिक साइन, जो कि हाइपोकैल्सीमिया और टिटेनी की कंडीशन में देखने को मिलेगा। तो चॉपस्टिक साइन को वीसिस साइन के नाम से भी जानते हैं, जो कि टिटेनी में देखने को मिलेगा। इट रेफर्स टू एन एबनॉर्मल रिएक्शन टू द स्टिमुलेशन ऑफ द फेशियल नर्व। फेशियल नर्व को आप जैसे ही टच करेंगे तो एक डिफरेंट टाइप का ही आपको एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, चॉपस्टिक साइन। Contraction of the apsilateral facial muscle elicted by tapping the facial nerve just anterior to the ear। आप यदि कान के यहाँ पर टच भी करते हैं तो पर्सन को अजीब टाइप का फीलिंग होगा, जो कि मसल्स यहाँ पर फेशियल मसल्स है वो क्या है, मेजेटर मसल अफेक्ट हो रही है यहाँ पर पर्सन की। तो यहाँ पे आपको जो नर्व है वो कौन सी है, फेशियल नर्व अफेक्ट हो रही है।
और यहाँ पर क्या हो गया है, हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व के कारण ये सिचुएशन हो रही है। तो क्या है, चौबोस्टिक साइन। चौबोस्टिक और ट्राउजी साइन दोनों हाइपोकैल्सेमिया और टेटेनी में देखने को मिलेंगे। दूसरा आता है यहाँ पर ट्राउजी साइन। ट्राउजी साइन का इंडक्शन ऑफ कार्पोपेडल स्पाज्म बाय इन्फ्लेशन ऑफ अ स्फिग्मोमैनोमीटर अबव सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉर 3 मिनट। तो यहाँ पर जो हाइपोकैल्सेमिया में ही, टेटेनी में ही ट्राउजी साइन भी देखने को मिलेगा, जो कार्पोपेडल स्पाज्म होगा जिसके कारण आपकी फिंगर्स में क्या होगा, आपके लिए मेटा कार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स में फ्लेक्शन होगा, एक्सटेंशन होगा इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स में, और रिस्ट क्या होगी, फ्लेक्स्ड होगी। तो ये सभी क्या होगा, कार्पोपेडल स्पाज्म है जो कि ट्राउजी साइन में देखने को मिलते हैं, और स्फिग्मोमैनोमीटर के थ्रू ही हम इसको चेक कर सकते हैं। तो ये दोनों साइन किसके, हाइपोकैल्सीमिया और टेटेनी के। नेक्स्ट इज लाइनर बोरोइंग ऑफ माइट एट फिंगर वेव्स, रिस्ट, एल्बो, एंकल एंड पेनिस इज सीन इन विच कंडीशन। या फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो इमेज दी हुई है इसमें क्या बताया जा रहा है, कौन सी सिचुएशन है। क्वेश्चन है यहाँ पर लाइनर बोरोइंग ऑफ अ माइट। तो बोरोइंग ऑफ माइट के कारण फिंगर वेव्स में, रिस्ट में, एल्बो में, एंकल में, पेनिस के यहाँ पर कुछ आपको स्पॉट्स टाइप से देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है, ऑप्शन में है टेटेनी, स्केविस, एम्पेटिगो या फिर सोरियासिस। तो यहाँ पे आपको जो लाइनर बोरोइंग ऑफ माइट, ये वर्ड याद रखना है। ये किस में आता है, आता है स्केविस में, जो कि ईच माइट इन्फेक्शन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईली कंटेजियस डिसीज़ है स्केविस। ये भी आता है कि स्केविस किस टाइप की डिसीज़ है, तो एक हाईली कंटेजियस डिसीज़ है जो कि ईच माइट के बाइट करने के कारण होगी। तो यहाँ पर ईच माइट के बाइट करने से फिंगर वेव्स, रिस्ट, एल्बो, यहाँ पर फिंगर वेव्स बस बताई हुई हैं, एंकल और पेनिस एरिया में क्या होगा, लाइनर बोरोइंग है जो फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, बी, स्केविस। नेक्स्ट इज इन इमेज one baby is move around on their hand keeping their abdomen off the floor, it's known as। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोई बेबी है जो अपने हाथ फ्लोर पर रखे हैं, सॉरी हाथ ऊपर की तरफ है बट जो एब्डोमेन है उसका फ्लोर पर है पूरा। तो ये क्या है, ऑप्शन में क्रीपिंग, क्राउलिंग, रोलिंग या फिर स्टैंडिंग। यहाँ पर ये देखिए इमेज दी हुई है, दो इमेज हैं, दोनों अलग अलग हैं। फर्स्ट में बेबी क्या कर रहे हैं, क्रीपिंग, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हैंड कीपिंग देयर एब्डोमेन ऑफ द फ्लोर, कि अपने वो हाथ दोनों साइड किए हैं लेकिन एब्डोमेन उसका पूरा फ्लोर पर है। तो क्या है, क्रीपिंग, रेंगना। सेकेंड में बेबी क्या किए हैं, हैंड एंड नी दोनों अप है एंड साथ ही साथ एब्डोमेन भी अप है। तो क्या है, क्राउलिंग। दोनों डिफरेंट है। नेक्स्ट इज क्लीनिंग ऑफ सर्जिकल वुंड इज परफॉर्म्ड इन विच डायरेक्शन। तो जब भी हम सर्जिकल वुंड की क्लीनिंग करते हैं तो किस डायरेक्शन में क्लीनिंग करेंगे। ऑप्शन में है इनर टू आउटर, आउटर टू इनर, डिवाइड द वुंड इनटू इक्वल हाफ एंड क्लीन ईच, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। क्लीनिंग ऑफ सर्जिकल वुंड, जब भी हम कोई सर्जिकल वुंड क्लीन करेंगे तो किस डायरेक्शन में करेंगे, तो हम लीस्ट कंटेजियस से हाई कंटेजियस की तरफ क्लीन करेंगे। लीस्ट का मतलब है कि कम से ज़्यादा की तरफ। तो इनर टू आउटर हम हमेशा जो सर्जिकल वुंड है वो क्लीन करेंगे। क्यों, क्योंकि जो इंटरनल एरिया है वो लीस्ट कंटेजियस होगा एज कम्पेयर टू आउटर के, जिससे इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहेंगे। इसीलिए जब भी आप सर्जिकल वुंड को क्लीन करेंगे तब आपको इनर टू आउटर है जो क्लीन करना होगा। बट यहाँ पर जब कोई लाइनर शेप वुंड आते हैं या फिर इंसीजन होते हैं तब हमें टॉप टू बॉटम क्या करना है, ऊपर से नीचे की तरफ क्लीन करना है, वन मोशन में, एक ही साइड में, डायरेक्टली ओवर द वुंड एंड मूविंग आउटवर्ड। जो जहाँ पर यदि किसी को इस टाइप के कट लगे हुए हैं तो यहाँ तो हमने इनर टू आउटर किया, बट किसी को कुछ कट लगा हुआ है तो टॉप टू बॉटम, एक ही मोशन में, एक ही सर्किल में, मतलब कि जहाँ पर कट है वहाँ से आपको बाहर की तरफ आउटवर्ड। तो सेम है यहाँ पर इनर टू आउटर या फिर मूविंग वुंड एंड मूविंग आउटवर्ड, या तो जहाँ पर जो घाव लगा है, कट हुआ है, वहाँ से लेके बाहर की तरफ क्लीन करेंगे, जिससे क्या होगा, जो इन्फेक्शन है उसके होने के चांसेस कम होंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक ड्यूरिंग IM इंजेक्शन हेल्प्स टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ मेडिकेशन फ्रॉम द टिश्यू। तो कौन सी टेक्निक है जो बेस्ट होगी, जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन यदि हमें देना है किसी को तो टिश्यूज में मेडिकेशन को लीक ना कर पाए। ऑप्शन में स्लो पुश ऑफ इंजेक्शन, स्ट्रेंथनिंग द स्किन,
एडमिनिस्ट्रेशन एट 90 डिग्री एंगल, मसाजिंग द स्किन विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। तो यदि हमें किसी को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना है और उस इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने के बाद मेडिकेशन टिश्यूज में लीक ना हो, उसको भी रोकना है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेचिंग द स्किन। क्या होगा, स्ट्रेचिंग द स्किन। इस तरीके से पुल द स्किन टॉट देन इंसर्ट द निडल एंड रिमूव निडल एंड रिलीज द स्किन। इससे क्या होगा कि जेट ट्रैक प्रोसीजर मेथड बन जाएगी। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिए जाते हैं, बट कुछ मेडिकेशन के लिए जेट ट्रैक मेथड अपनाई जाती है, जिससे जो मेडिकेशन क्या होती है, इरिटेबल होती है, टिश्यूज में इरिटेशन क्रिएट कर सकती है, तो उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो क्या है, जेट ट्रैक प्रोसीजर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंडीशन शोन इन दिस इमेज। यहाँ पर इमेज में एक सिचुएशन देखने को मिल रही है, लिप्स हैं, क्रैक्ड लिप्स हैं, तो ये क्या है, ऑप्शन में हेलिटोसिस, चिलाइटिस, शॉर्ट्स या फिर कैलकुलस। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें जो इमेज में आपको दिख रही है, इसमें क्या देखने को मिल रहा है, आपको क्रैक्ड लिप्स देखने को मिल रहा है, तो क्या है, चिलाइटिस। हेलिटोसिस का मतलब होता है बैड ऑर्डर ब्रीथ, जो आप सांस लेते हैं तो खराब स्मेल का आना। यहाँ पर कुछ अदर टर्मिनोलॉजी है जो कि ओरल केयर से रिलेटेड है। तो ग्लोसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग, स्टोमेटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ, पेरिडोंटाइटिस का मतलब है कि रिसेंडिंग गम्स लाइन्स, इन्फ्लामेशन इन गैप्स बिटवीन द टीथ, जो टीथ है वहाँ पर इन्फेक्शन। चिलोसिस का मतलब होता है क्रैकिंग ऑफ द लिप्स स्पेशली एट द एंगल्स ऑफ द माउथ। चिलोसिस और चिलाइटिस जो कि राइबोफ्लाविन डेफिशिएंसी के कारण होंगे। सोर्ट्स एंड डेब्रिस दैट कंसिस्ट ऑफ फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एपिथेलियल सेल दैट अक्यूमुलेट ऑन टीथ। तो दांतों के यहाँ पर आपने देखा होगा किसी को फीवर है या फिर बहुत लंबे टाइम से नील पर ओरल है, तो उसके लिए कुछ डेब्रिस फॉर्मेट हो जाएंगे टंग पर, दांतों के यहाँ पर, जो कि इकट्ठे होने लगते हैं, तो क्या है, सॉर्ट्स। नेक्स्ट इज पेशेंट विथ लिवर प्रॉब्लम डेवलप्स एडिमा बिकॉज ऑफ। तो यदि किसी पर्सन में एडिमा और स्वेलिंग होती है, वो स्पेशली पर्सन को लिवर प्रॉब्लम है, तो ये किसके कारण होता है, ऑप्शन में फॉल इन ऑन्कोटिक प्रेशर, इंक्रीज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, फॉल इन ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर राइज द ऑस्मोटिक प्रेशर। यदि पर्सन में एडिमा हो रहा है लिवर प्रॉब्लम के साथ में, तो क्या हो रहा है, ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो रहा है, इसके कारण ये सिचुएशन होगी। नेक्स्ट इज थायराइड रिलीजिंग हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय। जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है कौन सीक्रेट करेगा, थायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पैराथायराइड या फिर एड्रिनल ग्लैंड। तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है, इनका सीक्रेशन कौन करता है, तो इनका सीक्रेशन करता है हाइपोथैलेमस। ये देखिए यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, कौन सी ग्लैंड कौन से हार्मोन को सीक्रेट करेगी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो कि ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन को रिलीज करेगी। फिर आता है पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, इन दोनों को ही स्टोर करेगी और रिलीज भी करेगी। फिर आता है पीनियल ग्लैंड, जो कि मेलेटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन करेगी, जो बॉडी का कलर होता है उसके लिए जो हेल्पफुल होता है मेलेनिन हार्मोन, उसका सीक्रेशन कौन करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी या फिर न्यूरो हाइपोफाइसिस। नेक्स्ट है यहाँ पर पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। तो पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ स्पाइन क्या कहलाएगा, ऑप्शन में है स्कोलियोसिस, काइफोसिस, लॉर्डोसिस या फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। जो पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ स्पाइन है, क्या है, काइफोसिस। ये देखिए यहाँ पर दो इमेज दी हुई है, स्कोलियोसिस या फिर काइफोसिस। तो स्कोलियोसिस में लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन आएगा, काइफोसिस में क्या है, पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ स्पाइन। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना। द हाइएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ HIV वायरस इज फाउंड इन। सबसे ज़्यादा जो HIV वायरस है किसमें प्रेजेंट रह सकता है, सलाइवा, ब्लड, CSF या फिर सीमेन में। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।